आजकल हम लोग ऐसे केस देख रहे हैं कि औरतें प्यार, हवस और लालच की वजह से अपने हस्बैंड का मर्डर कर रही हैं, चाहे वो नीले डैम वाली मुस्कान रस्तोगी हो। आज हम एक ऐसे ही भयानक मामले में नज़र डालने जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं औरैया के दिलीप मर्डर केस के बारे में। 17 मार्च 2025 को रिकॉर्ड हुई इस वीडियो में प्रगति यादव नाम की लड़की अपनी शादी के बाद खुशी से रील बनाते हुए दिख रही है और इस खुशी की वजह है प्रगति का 3 साल पुराना प्यार दिलीप सिंह यादव, जिसके साथ उसकी मात्र 12 दिन पहले यानी 5 मार्च 2025 को लव मैरिज हुई थी। ये खुशी इसलिए बड़ी लग रही थी क्योंकि काफी कोशिशों के बाद अपने परिवार को राजी कर इस शादी के बंधन में बंधे थे। दिलीप के घर में खुशियों ने दस्तक दी ही थी, लेकिन किसी को खबर नहीं थी कि खुशियों के पीछे एक मातम भी दबे पांव कदम रख चुका है। औरैया जिला के डिबियापुर का रहने वाला 21 साल का दिलीप सिंह यादव अपने 3 भाई संदीप, सचिन और अक्षय के साथ मिलकर अपने पिता सुमेर सिंह यादव के शुरू किए गए हाइड्रा और क्रेन के कारोबार को बढ़ा रहा था। पिता सुमेर सिंह यादव के पास 12 हाइड्रा मशीन और 10 क्रेन थी और उनका काम यूपी के 4 जिलों में फैला हुआ था। पैसों से धनी यह परिवार अब खुशियों के रंग में भी रंगने वाला था, क्योंकि 5 मार्च 2025 दिलीप की शादी फफूंद की रहने वाली प्रगति यादव से होने वाली थी। प्रगति यादव कोई और नहीं, दिलीप के बड़े भाई संदीप की साली थी, जिसके साथ वह 3 साल से रिलेशनशिप में था। लेकिन अपने परिवार को इस शादी के खातिर मनाने के लिए दिलीप को बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। प्रगति ने दिलीप से कह दिया था कि चाहे जो हो जाए वो शादी करेगी तो दिलीप से, और दिलीप भी यही चाहता था। आखिरकार दोनों की जिद के आगे दोनों परिवार वालों को झुकना पड़ा और उनकी खुशी के खातिर पूरा परिवार राजी हो गया। फाइनली 5 मार्च 2025 को दिलीप और प्रगति सभी रीति रिवाज के साथ शादी के बंधन में बन गए। इस शादी से प्रगति और दिलीप दोनों बहुत खुश थे। पूरा परिवार प्रगति और दिलीप के लिए बहुत खुश था, लेकिन प्रगति और दिलीप के साथ जो होने वाला था वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हिंदू रीत के अनुसार शादी के 4 दिन बाद प्रगति अपनी मायके चली जाती है। 9 मार्च 2025 को वहीं दिलीप परिवार के साथ होली का त्योहार मनाकर 19 मार्च को काम पर लौट जाता है। दिलीप बेला गांव में काम खत्म करके वापस घर लौट रहा होता है और यही बात कॉल करके प्रगति और अपने भाई संदीप को भी बता देता है। यह कॉल उसने दोपहर के वक्त बेला गांव से की थी और वह दिबियापुर में अपने घर से 27 किलोमीटर ही दूर था, यानी वह घर से 40 मिनट की दूरी पर ही था। लेकिन देर शाम तक जब दिलीप घर वापस नहीं लौटा तो परिवार वालों ने दिलीप की लोकेशन जानने के लिए उसे कॉल किया, पर उसका फोन लगा नहीं। पहले सभी को लगा कि दिलीप किसी काम से कहीं रुक गया होगा, लेकिन देर रात तक जब दिलीप घर नहीं लौटा और न ही उसकी कोई कॉल आई तो सबको बेचैनी होने लगी। इसलिए फिर से सभी ने उसे कॉल किया। इस बार फोन उठा तो पर उस तरफ से जो आवाज आई वह सुनकर परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि दिलीप के फोन से यह कॉल औरैया पुलिस उठाती है और उन्हें बताती है कि दिलीप बुरी तरह से घायल है और हॉस्पिटल में एडमिट है। पूरा परिवार हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां दिलीप जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा होता है। दिलीप की ऐसी हालत देखकर उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब कैसे हो गया। साथ ही ये सोचकर भी परेशान होते हैं कि प्रगति को कैसे बताएंगे। प्रगति जैसे ये खबर सुनती है उसके ऊपर पहाड़ टूट जाता है। प्रगति का रो रो कर बुरा हाल होने लगता है। उसके घर वाले उसे संभालने की पूरी कोशिश करते हैं और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे होते हैं, लेकिन काल अपनी चाल चल चुका था। 2 दिन तक दिलीप जिंदगी से जंग लड़ते लड़ते आखिरकार दिलीप मौत के मुंह में समा गया। 14 दिन पहले हुई शादी की खुशी अभी परिवार पूरी तरह से जी भी नहीं पाया था। इस हादसे ने खुशी के माहौल को मातम में बदल दिया था, लेकिन वहां मौजूद लोगों को ये भनक तक नहीं थी कि दिलीप की मौत एक हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी, क्योंकि दिलीप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ऐसे खुलासे किए जो सच्चाई की परत को खोलते चले गए। रिपोर्ट के अनुसार दिलीप के सर पर इतने गहरे वार किए गए थे कि उसका स्केल पूरी तरह से डैमेज हो गया था। यही नहीं, इतनी चोट देने के बाद उसके सर पर पीछे से गोली मारी गई थी। ये आम लूटपाट का केस नहीं था बल्कि कोई गहरी साजिश थी।
जिसके तार ऐसे शख्स से जुड़े थे जो इन्हीं के परिवार में मौजूद था। शुरुआत में पुलिस इसे एक्सीडेंटल केस मानकर चल रही थी, पर सर में बुलेट का मिलना पुलिस को एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। यानी पहले दिलीप को बेरहमी से पीटा गया और फिर गोली मार दी गई। इसी वजह से पुलिस जब दिलीप के परिवार से पूछती है क्या दिलीप की किसी के साथ दुश्मनी थी, तो वह इस बात से इनकार करते हुए कहते हैं कि उनका लड़का बहुत ही सीधा था और वह सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था। 15 दिन पहले जिस घर में शहनाई बज रही थी, आज उसी घर में चारों तरफ मातम का माहौल था। सबको घर के जवान बेटे के जाने का दुख तो था ही, पर साथ ही उनको फिक्र सता रही थी अपनी बहू प्रगति की। मात्र 20 साल की उम्र में विधवा हुई प्रगति का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। पुलिस को पूछताछ के बाद ये तो क्लियर हो गया था कि दिलीप के साथ बेला और डिबियापुर के बीच में ही इंसिडेंट हुआ है। तो इसमें पुलिस त्रिनेत्र सिस्टम का यूज करती है। त्रिनेत्र सिस्टम का यूज करके उस रूट को खंगालना शुरू करती है जिसमें दिलीप बेला से घर वापस लौटते दिखा हो और साथ ही जिस टाइम दिलीप का अपने भाई से आखिरी बार बात हुई हो उस टाइम के आसपास की फुटेज को भी चेक करते हैं। पुलिस उस रूट के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में लगी होती है। तभी उन्हें पलिया गांव की तरफ जाने वाली सड़क पर लगे कैमरा फुटेज में दिलीप बाइक पर 2 लोगों के साथ जाते दिखाई देता है। दिलीप के साथ ये दोनों कौन थे ये जानने के लिए पुलिस उनकी जांच शुरू करती है। जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलती है वो बेहद चौंकाने वाले होते हैं। दिलीप को बाइक पर बैठा कर ले जाने वाला शख्स एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम और हिस्ट्री सीटर रामजी नागर था। दिलीप जैसे सीधे साधे आदमी के साथ एक ऐसे खतरनाक मुजरिम का देखा जाना अपने आप में एक रेड सिग्नल था। इसलिए पुलिस की एक टीम बिना देरी किए रामजी नागर को खोजती है और उसे पकड़कर पूछताछ शुरू करती है। पहले रामजी नागर कुछ नहीं कबूलता, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो वो उन्हें बताता है कि उसे दिलीप के मर्डर का कॉन्टेक्ट अनुराग यादव नाम के शख्स ने दिया था। अनुराग यादव दिलीप के घर वाले इस नाम के किसी भी शख्स को नहीं जानते थे। पुलिस इस अनुराग यादव को खोजना शुरू करती है और रामजी नागर के निशानदेही पर अनुराग को पकड़ लेती है। लेकिन यह केस इतना सिंपल नहीं था, क्योंकि अनुराग यादव के अरेस्ट होते ही पुलिस की एक टीम दिलीप के घर पहुंचती है, जहां मातम का माहौल था और परिवार वाले के साथ गांव वाले भी बैठे थे। पुलिस ऑफिसर दिलीप की वाइफ प्रगति को बुलाकर उससे कुछ पूछताछ करने लगती है। परिवार वालों को लगा कि केस के सिलसिले में वह प्रगति से पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन तभी अचानक पुलिस की टीम के साथ आई लेडी पुलिस प्रगति का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। यह देख वहां मौजूद परिवार के लोग और गांव वाले भड़क जाते हैं और वे गुस्से में पुलिस का रास्ता रोक पूछते हैं आखिरकार वो उनकी बहू को ऐसे कैसे ले जा रहे हैं। जवाब में पुलिस जब वजह बताना शुरू करती है तो उनके कहे एक एक शब्द पर यकीन कर पाना मुश्किल था, क्योंकि पुलिस ये खुलासा करती है कि दिलीप की हत्या का साजिश में उनकी घर की बहू प्रगति का हाथ है। पहले घर के छोटे बेटे की मौत, फिर उसकी मौत में उनकी बहू का हाथ होना, ये सुनते ही पूरे परिवार की जिंदगी में भूचाल आ जाता है। सभी के लिए समझ के परे था कि जिसके लिए वो सभी से जीत कर अपनी मर्जी से मात्र 15 दिन पहले शादी कर दिलीप के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही थी, आखिर उसी ने दिलीप को मौत के घाट उतरवा दिया। प्रगति के इस खूनी खेल की जो वजह सामने निकल कर आने वाली थी वह दिखाएगा कि आज के दौर में प्यार को इंसानी रूपी इन हैवानों ने अपनी लालच के लिए सिर्फ एक खेल बना कर रख दिया है। इस केस को पूरी तरह से समझने के लिए चलते हैं 5 साल पहले 2020 में, जहां से इसकी शुरुआत हुई। फफूंद की रहने वाली प्रगति का घर से सिर्फ 100 मीटर दूर ही अनुराग यादव रहता था। 29 साल का अनुराग झंझट से बीएससी करने के बाद गांव में ही रहने लगा था। उसके पास कोई काम धंधा भले ही नहीं था, लेकिन वो अपनी झूठी शान भरी जिंदगी का दिखावा जरूर करता था। ब्रांडेड कपड़े जूते पहनना, महंगी गाड़ियों से गाँव में घूमना, फ्लाइट से ट्रेवल करना और महंगे होटल में रुकना, और ये सब अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पैसों से करता था। असलियत में उसके पास एक बाइक तक नहीं थी। वो अपना खर्चा
पूरा करने के लिए ट्रैक्टर चलाता था। अनुराग की इसी रहन सहन को देखकर प्रगति उससे अट्रैक्ट होने लगी थी। प्रगति की मौसी का घर औरैया के पास था, जहाँ वो अपनी माँ के साथ अक्सर जाया करती थी। वह मौसी के घर में साईं मंदिर जाने के बहाने अनुराग से होटल में मिलती थी। शुरुआत में प्रगति और अनुराग के इस रिलेशनशिप के बारे में उनके घर वालों को कोई भनक नहीं थी, लेकिन ज्यादा दिन तक छुप नहीं पाया और ये बात दोनों के घर तक पहुंच गई। प्रगति के घर वाले इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रगति अनुराग से शादी करना चाहती थी, इसलिए प्रगति की आए दिन अपने घर वालों से झगड़ा होता रहता था। अनुराग से शादी करने की सनक उसके अंदर इस कदर बढ़ चुकी थी, सबको डराने के लिए अपनी नस तक काट चुकी थी। अनुराग जिस हाई फाई लाइफ स्टाइल के सपने प्रगति को दिखा रहा था, वह उन्हीं को सच मान बैठी। लेकिन यही सिर्फ उसके लिए बड़े सपने की वजह नहीं थी। प्रगति की बड़ी बहन पारुल की शादी 2019 में एक करोड़पति घराने में हुई थी। वह अपनी बहन को अच्छी जिंदगी और सारे शौक पूरे करते देखती थी। अपनी बहन की अच्छी जिंदगी देखकर और अनुराग की बातों में आकर वो भी शान शौकत से अपनी लाइफ जीना चाहती थी। लेकिन प्रगति ये जानती थी कि अनुराग से शादी होने पर अनुराग वो लाइफ नहीं दे पाएगा जो वह जीना चाहती थी, क्योंकि वो इतना अमीर है नहीं। प्रगति के सपने तो बहुत बड़े थे और इन सभी सपनों को असल में भी जीना चाहती थी, लेकिन अनुराग के साथ। इसलिए प्रगति अब अनुराग के दिमाग में हैवानियत का एक ऐसा बीज बोने वाली थी जिससे उसके लालची इरादे पूरे हो सके। साल 2022 प्रगति की बहन पारुल की जिस घर में शादी हुई थी, वो परिवार बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और उस परिवार का छोटा बेटा दिलीप भी अनमैरिड था, जिससे उस प्रगति का अपनी बहन से मिलने के लिए उस घर में आना जाना लगा रहता था। वहीं दिलीप अपनी भाभी के मायके आता जाता रहता था। इसी वजह से प्रगति की दिलीप से अक्सर मुलाकात होती रहती थी और यहीं से दिलीप प्रगति को अपने शिकार की तरह नजर आने लगा। प्रगति ने सोची समझी चाल के तहत पहले दिलीप को अपने प्यार के जाल में फंसाना शुरू किया और दिलीप भी प्रगति के फेंके हुए जाल में फंस गया। अपने असली इरादों को छुपा प्रगति 3 साल तक दिलीप से प्यार का नाटक करती रही। इसी नाटक के बीच प्रगति ने उसको अनुराग से भी मिलवाया और दोस्ती भी करवा दी। दिलीप को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था जिस अनुराग को अपना दोस्त बताकर मिलवा रही है वो असल में प्रगति से किस हद तक जुड़ा है। अनुराग और प्रगति ने मिलकर दिलीप के भोलेपन का फायदा उठा रखा था। जहां एक तरफ प्रगति दिलीप के प्यार का नाटक कर रही थी, वहीं पीठ पीछे अनुराग के साथ हर तरह से रिलेशनशिप में थी। इधर प्लान के अनुसार प्रगति दिलीप को ये विश्वास दिला चुकी थी कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसके बिना जी नहीं सकती। दिलीप प्रगति के बिछाए जाल में फंसता चला गया। यहाँ तक वो प्रगति से शादी करने के लिए अपने घर वालों के खिलाफ जिद पर अड़ गया कि वह शादी करेगा तो प्रगति से ही। आखिरकार उसका आधा प्लान तो पूरा हो गया था जब दिलीप के घर वालों के मंजूरी से दोनों की शादी हो गई। ये लड़की इतनी साथी थी कि उसने इस चेहरे के पीछे अपने असली रंग को छुपा रखा था। जहां उसका शैतानी दिमाग दिलीप को खत्म करने में लगा था, वहीं वो चेहरे पर मुस्कुराहट ओढ़े दिलीप के घर वालों का दिल जीत रही थी। सारी रस्में पूरी हो जाने के बाद प्रगति चौथी के बाद घर चली जाती है, पर लौटने की असली वजह ये थी कि वह अनुराग से मिलने को तड़प रही थी। 17 मार्च को प्रगति उसी होटल में जाती है जहां वो हमेशा अनुराग से मिला करती थी और उसी होटल में यह रील रिकॉर्ड करती है। देखने में तो लगेगा कि शादी से बहुत खुश है, पर इस हंसी के नकाब को पहने इस होटल में बैठ के अपने प्लान को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने वाली थी। शुरू से प्रगति की प्लानिंग थी कि दिलीप से शादी करने के बाद उसको मार के खत्म कर देंगे और ये सब इसलिए कर रही थी कि करोड़ों की दौलत पाना चाहती थी ताकि उस दौलत से अनुराग के साथ रहकर ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। इसलिए वो ऐसी तरकीबें सोचने लगी थी कि दिलीप भी मर जाए और उन पर कोई शक भी न जाए। इस मर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए अनुराग ने अपने मौसेरे भाई दुर्लभ यादव को इस प्लान का हिस्सा बनाया, जो कि क्रिमिनल बैकग्राउंड का था। दुर्लभ यादव ने पूरे मामले को समझने के बाद अपने दोस्त और हिस्ट्री सीटर रामजी नागर को 2 लाख रुपए की सुपारी दी, जिसमें 1 लाख काम होने से पहले और 1 लाख काम होने के बाद। लेकिन दिक्कत ये थी कि अनुराग और प्रगति के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए प्रगति ने दिमाग लगाया, मुंह दिखाई में मिले 70,000 रुपए अपने पास रख लिए और 30,000 रुपए दिलीप से मांग लिए थे। अपने बीबी के इरादों से अनजान दिलीप को बिल्कुल भी भनक नहीं थी। उसी के पैसे से उसी के मौत का सौदा किया जा रहा है। अब इस मर्डर कॉन्ट्रैक्ट में 5 लोग शामिल हो गए थे, जिसमें प्रगति, अनुराग के अलावा दुर्लभ यादव, हिस्ट्री सीटर रामजी नागर और उसका दोस्त शिवम यादव था। अब यह लोग सही मौके का इंतजार कर रहे थे कब दिलीप अपने घर से बाहर निकले और इस तरह मौत के घाट उतारा जाए कि दिलीप की डेथ लोगों को मर्डर नहीं बल्कि कोई हादसा लगे।
19 मार्च 2025 को जब दिलीप ने बेला गांव से वापस लौटने से पहले प्रगति को कॉल की तो प्रगति ने तुरंत ही अनुराग को दिलीप की लोकेशन बता दी। अनुराग दिलीप की पहचान कराने रामजी नागर, दुर्लभ यादव और शिवम को उस लोकेशन तक लेके गया और उसकी पहचान कराने के बाद खुद वापस लौट आया। इसके बाद ये तीनों दिलीप का पीछा करना शुरू करते हैं, जो सीसीटीवी के फुटेज पर साफ नजर आता है। दिलीप का पीछा करते करते वह सुनसान जगह में उसका हाइडर को रुकवाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करने का नाटक करते हैं कि उनकी कार खराब हो गई, इसलिए उनकी मदद चाहिए। उनकी असलियत से अनजान दिलीप उनको कार लोकेशन दिखाने के बाद कहता है ताकि उनकी मदद कर पाए। इतनी आसानी से दिलीप को मानता देख रामजी नागर अपने और दुर्लभ के बीच उसे बाइक पर बैठा लेता है और लोकेशन दिखाने के बहाने वह दिलीप को पलिया गांव में गेहूं के खेत में ले जाता है, जहां रामजी नागर का दोस्त शिवम दूसरी बाइक से उस लोकेशन पर पहुंचता है। दिलीप उस खेत के चारों तरफ नजर दौड़ाता है लेकिन कार कहीं नहीं दिखाई देती। इससे पहले वो कुछ समझ पाता वह तीनों मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। पहले वो लोग मारते पीटते हैं, फिर बंदूक के बट से उसके सिर पर वार करते हैं। इसी में दुर्लभ यादव गुस्से में आकर देसी कट्टे से दिलीप के सर के पीछे गोली मार देता है। सभी को लगता है कि दिलीप मर चुका है, इसलिए वो तीनों गेहूं के खेत में बॉडी छोड़कर भाग जाते हैं। प्रगति और अनुराग के हिसाब से तो उन लोगों ने प्लान को बहुत होशियारी से एग्जीक्यूट किया था, लेकिन पुलिस को मिली सीसीटीवी फुटेज से वो लोग एक एक करके पकड़ लिए गए और उनकी साजिश से पर्दा भी उठ गया। आखिरकार ये केस ने फिर से ये साबित कर दिया कि जब मोहब्बत के नाम पर लालच पैदा होती है तो सिर्फ दिल ही नहीं जिंदगियां बर्बाद होती हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद आपको सतर्क और जागरूक करना है। हमारा उद्देश्य है कि आप इस जानकारी से कुछ सीखें और सावधान रहें। इस पूरी घटना पर आपकी क्या विचार है हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस सिटी से देख रहे हैं वो भी जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।